हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 2-3 रोज़ से जो ज्योग्राफी था उसका क्लास ऑफ रखे थे, कुछ कंडीशन था तो चलिए हम लोग लगातार क्लास में बने रहेंगे। हम लोग ज्योग्राफी में 2-3 क्लास किए थे और क्लास में हम लोग देखे थे इसके पहले, यानी कि पृथ्वी हमारा जो घर है उसके पहले जो भी टॉपिक है, यानी कि कह सकते हैं कि सौर मंडल हम लोग देख रहे थे। सौर परिवार है, सौर मंडल एक बहुत मतलब समझिए कि VVI आपका टॉपिक हो जाता है आपके PT के लिए, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपसे। अभी हम लोग देखेंगे कि SCERT का ये जो क्लास है, SCERT का क्लास है, 6 क्लास का है। 6 क्लास का हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यह 6 क्लास का ज्योग्राफी है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न। जैसे आप देखते होंगे 1.0 जब हुआ था, 2.0 का एग्ज़ाम हुआ था और 3.0 का जो एग्ज़ाम है ये हुआ था, है ना। तो इस यहाँ से भी SCERT से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए SCERT अगर आप देखें हम लोग 3.0 की बात, तो 3.0 का आज ही के दिन में पेपर में ये दे दिया है ना, पेपर में दिया है डेट वगैरह। और इसकी तैयारी एकदम अच्छे से करिए आप लोग, क्योंकि देखा जाए तो टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, ठीक है। पृथ्वी हमारा घर, ये पृथ्वी से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रहों के क्रम के हिसाब से, दूरी के अनुसार अगर बात करें, तो दूरी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी का दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान आ जाता है। तीसरा, पहला बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र हो जाता है, उसके बाद पृथ्वी हो जाता है। और ये जो पृथ्वी है आपका, यह जो है शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य में पड़ता है। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है BPSC के द्वारा। यह जो सवाल है पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो आपका शुक्र और मंगल हो जाता है। कभी कभी ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की निकटता सबसे ज़्यादा किसके साथ है, है ना। सूर्य की जो बुध, ये पृथ्वी का जो निकटता है, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाते हैं, निकटतम ग्रह, तो शुक्र भी हो जाएगा और मंगल भी हो जाता है ना, ये हो जाएगा। अगर हम लोग इस पृथ्वी की आकार के दृष्टिकोण से अगर बात करें, है ना, आकार के दृष्टिकोण से इसका जो क्रम है वह 5वां हो जाता है ना। और दूरी से अगर क्रम के अनुसार हम लोग बात करें तो पृथ्वी का स्थान तीसरा होता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पूछा जा सकता है कि ये जो आपका पृथ्वी है ना, यह कितने डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है। हम लोग ये पृथ्वी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा यह अपने 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, इसे याद रखिएगा, है ना। सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है ना। सूर्य हो गया और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना दूरी है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, है ना। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो दूरी है ये आपका 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का आकार है कैसा, कैसा आकार है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का आकार जो है इसको हम लोग जियोड कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। पृथ्वी का आकार के अगर बारे में बात करें तो हम लोग इसको जियोड कहते हैं। और बार बार एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है आपसे, किसी भी कंपटीशन में ये बहुत ही हॉट प्रश्न रहता है। BPSC बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, BPSC के द्वारा यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। पूछता है कि सूर्य से, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, बहुत बार सवाल पूछा गया। तो आप देखिएगा यह जो सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो रोशनी है, यह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, है ना, 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लेता है। 20 सेकेंड का यह समय लेता है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक का जो प्रकाश है इसको आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है।
कभी कभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि जैसे आप देखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, है ना, एकमात्र उपग्रह है। और यह भी पूछा गया सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह कौन हो जाता है पृथ्वी का? तो ये चंद्रमा हो जाता है। कभी कभी पूछ सकता है चंद्रमा से, है ना, और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना हो जाता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आपको 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगा। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 3 लाख, है ना, और 84,000 किलोमीटर हो जाएगा, 84,000 किलोमीटर हो जाता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे में हम लोग यहाँ देखेंगे, कहता है क्योंकि एक बच्चा अपने पिता के साथ तारामंडल घूमने जाता है, वहाँ पे बहुत ऐसे सवाल हैं जो बच्चे के मन में चल रहा है ना। तो वहाँ पे बहुत ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भी स्पष्ट तरीके से मिलता है और बच्चा बहुत खुश होता है। कभी कभी जब वो, आप देखते होंगे, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। यह दो लोगों के बीच में जिस तरीके से वार्तालाप हो रहा है और एक व्यक्ति प्रश्न को पूछता है, दूसरा व्यक्ति उस प्रश्न का जवाब देता है, इसी में बहुत सारा चीज़ है जो छुपा हुआ है। कभी कभी प्रश्न पिछले आप 8-10 सालों में देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी आपके सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब गोविंद को तारों का रहस्य जो है, रहस्य समझ में आने लगा था। रहस्य याद रखिए, रहस्य की बात करें। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले। और गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो है। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया कि यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, है ना, और यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें क्या है, मौजूद हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस पृथ्वी पे अगर हम लोग जल की मात्रा की बात करें, है ना, अगर जल की मात्रा की बात करें तो 71% हो जाता है ना, जल की मात्रा यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग अगर भूमि की बात करें तो भूमि यहाँ पे मात्र 29% हो जाता है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है, प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो आपका हो जाता है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन हो जाता है। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78.08% हो जाता है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस है वो आपको नाइट्रोजन हो जाएगा और नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन का मात्रा हो जाएगा 20.95%, है ना, इसका मात्रा कितना हो जाएगा, 20.95% हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आर्गन की मात्रा आएगा, है ना, आर्गन आपका होता है 0.93% हो जाएगा, है ना, 0.93% आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, 0.03% आ जाता है ना। अधिकतर ये सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्थान जो है, कभी 20.95%, कभी 21%, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। नीली इसलिए नज़र आती है क्योंकि आप देखते होंगे यहाँ पे जल की मात्रा कितना % हो जाता है, 71% होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है और मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। अब तो समझ में आ गया होगा, नीला दिखाई देता है। आगे हम लोग देखेंगे उपग्रहों की सैर, है ना, उपग्रहों की सैर हो जाता है। उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं
और पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद, और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आया। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा, तो आपका ये कौन हो जाता है, चंद्रमा हो जाएगा, है ना, चंद्रमा हो जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। यह आपके लिए बहुत वीवीआई है। जैसे आपने पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लिया, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए 1.25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एकमात्र परिक्रमा 27 दिन, है ना, 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करती है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंद्रमा के अगर बारे में हम लोग बात करें तो चंद्रमा से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आगे की क्लास में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे थोड़ा। तो चंद्रमा के बारे में यहाँ से यही सवाल आपसे पूछेगा कि चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह हो जाता है, तो ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है ना। उसके बाद और सवाल पूछे जाएंगे कि क्या वहाँ पे जीवन है, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या वहाँ पे जल की मात्रा है। हालांकि अभी भी बहुत सारा जैसे देखेंगे खोजबीन चल रही है। इसरो के द्वारा भी अपना अभियान भेजा जाता है ताकि वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जा सके। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहते हैं कि यह दिन में बहुत अधिक गर्म हो जाता है और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल जो है ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना। हर ग्रह जैसे सूर्य का जो है, जैसे सूर्य का चक्कर सब ग्रह लगाते हैं और ग्रह का भी चक्कर उपग्रह लगाता है ना। यही बात कह रहा है और कहता है कि कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं है, है ना। जैसे बुध और शुक्र देखेंगे तो उसके पास कोई उपग्रह नहीं है ना। लेकिन बृहस्पति का देखेंगे तो 63 उपग्रह हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा है। ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है। और उसके बाद शनि के पास जो है वो 62 उपग्रह हो जाता है ना। और यही कहता है कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास नहीं है। कहा जा रहा है कि बृहस्पति के पास 63 है और शनि के पास 62 उपग्रह हो जाता है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है ना। क्या है ये टाइटन जो है, टाइटन पूछा जा सकता है कि कौन सा उपग्रह टाइटन किसका उपग्रह हो जाता है, किस ग्रह का, तो ये शनि का हो जाएगा। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। रात में चंद्र को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा, इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से करें, है ना। यहाँ पे देखिए कितना आसानी से ये बातें लिख दिया। जब आप CDPO का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पिछले बार आपने दिया होगा, तो CDPO के मेंस में ऐसे ही सवाल पूछा गया था। बहुत सारी मौलिक बातें थी, बहुत सारे अप्लाइड सवाल था जो आपसे पूछा गया था। बचपन की जो कहानियाँ हैं, जो हम अपने दादा दादी नाना नानी के साथ जो शेयर करते हैं, जो बचपन में लोग सुनाते हैं कहानियाँ, इससे बच्चों की मौलिकता, उसके संस्कार, उनके ज्ञान, उनके बहुत सारे नैतिक उत्थान का समझिए कि वहाँ पे कहें तो उत्पत्ति होता है और वहीं पे निर्माण होता है एक बच्चे के जीवन में संस्कारों का, जो आज के ज़माने में एकल परिवार में वो सब चीज़ें गौण हो जाता है, मिटता हुआ नज़र आता है।
जैसे दादा दादी की कहानियों में तारे सितारे, चंदा मामा, है ना, राजा रानियों की कहानियाँ, जंगल के जानवरों की कहानियाँ, शेर की कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जिसके माध्यम से वो नैतिक उत्थान चाहते हैं, उनके बौद्धिक विकास चाहते हैं वो लोग, ताकि बच्चों में बौद्धिक विकास, नैतिक और संस्कारों का समायोग जो है उसके अंदर हो जाए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है, किसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की किताबें आपको ये बात कहती है, फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे, फिर भी आपको लगेगा। ये कहता है यहाँ पे कि जब हम खगोलीय कोई घटनाएं देखते हैं आसमान के सितारों में और आसमान में जब देखते हैं, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए और जानना चाहिए, है ना। और यहाँ ये भी कहता है कि न कि परंपरागत और अंधविश्वासों से। जैसे आप देखते होंगे हमारे भारत में दो तरह के ज्ञान मिलता है, एक जो ज्ञान आपको विज्ञान देता है और दूसरा ज्ञान जो वैदिक, जो धर्मों में ये सब चीज़ें लिखा गया है। जैसे में अगर आपको लगता है कभी कभी, तो देखिएगा कहा जाता है यहाँ पे कि हिंदू धर्म में कुछ परंपरा है कि धरती पर पहला मानव कौन आया, है ना। साइंस कुछ और कहता है, विज्ञान कुछ और कहता है, लेकिन अगर आप लोग हिंदू धर्म को आप मानते होंगे और जानते होंगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगा। तो धरती पर पहला मानव जो है वो मनु आया, है ना, मनु कहा जाता है। ये वैदिक ग्रंथों में ये सब चीज़ें, हिंदू धर्मों में ये सब चीज़ का चर्चा किया गया है। कहा जाता है कि इस धरती पर सबसे पहला जो आदमी था, सबसे पहला जो मानव था वो मनु था। अगर हम लोग बात करें तो ये मनु जो है यह शतरूपा से पैदा हुआ, शतरूपा से पैदा हुआ। थोड़ा सा जान जाते हैं, शतरूपा से पैदा हुआ और शतरूपा को ही हम लोग सरस्वती कहते हैं, है ना। यही सरस्वती माता विद्या की दाता, ठीक है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने अपने कमंडल से पानी जमीन पर छिड़का और एक बड़ी सुंदर और खूबसूरत महिला का निर्माण किया जिनका नाम था सरस्वती। लेकिन सरस्वती की सुंदरता इनके मन में इस तरह से बस गई कि उनसे शादी विवाह रचाने के लिए उसके पीछे ही पड़ गए। कहा जाता है कि सरस्वती से बचने के लिए मतलब सारे पताल जो लोग थे सब जगह भाग गई, लेकिन ब्रह्मा निकले। लेकिन ब्रह्मा किसी तरह इस महिला को खोज निकाले और ज़बरदस्ती करके अपनी ही बेटी से, कहा जाता है हिंदू धर्म खास करके ये बात कहता है कि जो ब्रह्मा जिन लड़की का निर्माण किए उनकी बेटी थी और बेटी से ही उन्होंने शादी रचाई, बलात्कार किया और उन्हीं से, यानी कि इन्हीं से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिनका नाम है मनु, है ना, जिनका नाम है मनु। और मनु की शादी जो हुआ वो शादी होता है अनंती से, है ना, अनंती से शादी होता है। मनु और अनंती से जो शादी हुआ और शादी के बाद जो बच्चे पैदा हुए, यही बच्चे पूरे मानव जाति के माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक बात कहा था, यहाँ पे कहता है कि जब हम सभी खगोलीय घटनाएं जब हम पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए और जानना चाहिए। कहता है कि न कि परंपरागत और अंधविश्वासों से। फिर भी पूरी दुनिया के लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कह सकते हैं कि 70% लोगों को ये बात पता है कि नहीं, इसी तथ्य को मानने को तैयार होंगे क्या। और ये आपके हिसाब से सोचना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं और ये सब चीज़ें बाल बच्चों को, बच्चे जो हैं उनको बताना चाहिए। खगोलीय जानकारी होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, मौलिकता होगा, तो अंधविश्वास खत्म होगा। सबसे पहला ज़रूरी है शिक्षा, एजुकेशन से ही हम सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियाँ है, जो भारत में रहने वाले, जो सामाजिक संरचना बनाने वाले लोगों के द्वारा, जो ठेकेदार थे, जिन लोगों ने समाज की संरचना को बहुत बेकार तरीके से बनाया, जिसमें ऐसे लोग भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आगे चल करके हमारा समाज उसको असलियत और रियल मानने लगती है। और यही बात कहता है कि नहीं, हमें जब भी किसी चीज़ की जानकारी, जब भी आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा,
कभी कभी देखते होंगे कि लड़कियां जब पढ़ने लिखने लगती हैं तो सवाल करती हैं, लेकिन यही सवाल करना जो परंपरागत या ये कहें तो जो ट्रेडिशनल पर्सन लोग हैं उनको पसंद नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पास शिक्षा के बाद बदलाव दिखने लगता है। शिक्षा के बाद उनका जो मानसिक विकास है वो तेज़ी से होने लगता है, जिसके वजह से वो लोग सवाल पूछने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा जो है, आगे हम लोग बढ़ दें। देखिए यहाँ पे कहता है कि गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एक बार यह सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश के पीसीएस में, है ना, कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है, ये भी याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही भी आई है। क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह दो ग्रहों के मध्य में दिखाई देगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में होगा। और खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह जिसका नाम क्या है, सीरस हो जाता है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, सीरस हो जाएगा, है ना, सीरस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये जो डाटा है ज़रूर याद रखिएगा, है ना। डाटा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रहों का नाम, क्योंकि हमें पता है कि ग्रहों की संख्या कितना है, 8 हो जाता है ना। ग्रहों की संख्या कितना है, 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रह का नाम याद रखेंगे ताकि हमको याद रहे। उसके बाद यहाँ पे घूर्णन का समय है, जो अपने अक्ष पर एक ग्रह घूर्णन का कितना टाइम लेता है। उसके बाद हम लोग परिभ्रमण का समय देखेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया जो होती है परिभ्रमण कहलाती है, और ये कोई भी ग्रह कितने दिनों में परिभ्रमण करता है। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हर ग्रह का कितना उपग्रह है, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये जो डाटा है आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाएगा। जैसे पहला अगर हम लोग बात करें तो देखिए दूरी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्रम में पहला स्थान आपका बुध का आता है ना। बुध का, बुध जो है इसका घूर्णन जो काल है 58.6 दिन का हो जाता है। और जब हम लोग बात परिभ्रमण की करेंगे तो 87.97 डेज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा इसका जो बुध का जो है उपग्रह है कोई नहीं है, यानी कि बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। पहला बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे शुक्र। शुक्र के बारे में पढ़ेंगे तो शुक्र का जो घूर्णन समय है, घूर्णन काल है 243 दिन का होता है ना। 243 दिन का होगा, याद रखिएगा। उसके बाद परिभ्रमण अगर काल पूछ दे तो 224.7 दिन का होता है। और इसके पास बुध के अनुसार ही या बुध के समान ही इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, वो हो जाता है पृथ्वी। और पृथ्वी की अगर घूर्णन समय हम लोग देखेंगे तो 23.9 घंटा हो जाता है, मतलब एक दिन का। उसके बाद यहाँ पे परिभ्रमण काल हम लोग देखेंगे, परिभ्रमण काल वो 365.3 दिन का होता है। लेकिन इसके पास मात्र एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, है ना। मात्र एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मंगल ग्रह पे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मंगल ग्रह हो जाता है। मंगल ग्रह का जो घूर्णन काल है इसका 24.6 दिन का हो जाता है ना, 24.6 घंटे का होता है, सॉरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिभ्रमण काल जो है 687 दिन का हो जाएगा मंगल का। इसके पास जो है 2 उपग्रह हो जाता है, एक है डिमोस, दूसरा नाम है फोबोस, है ना। 2 उपग्रह हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि इस उपग्रहों में संख्या 8 में सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या जो है वो बृहस्पति के पास हो जाता है, और उसका संख्या 63 है। बृहस्पति का हम लोग अगर देखेंगे घूर्णन काल तो 9.9 घंटे का हो जाता है। परिभ्रमण काल देखेंगे तो 11.86 वर्ष का हो जाएगा। और यहाँ पे उपग्रहों की संख्या इसके पास 63 है, जो सर्वाधिक है ना, जो क्या है, सर्वाधिक हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शनि। तो शनि का जो घूर्णन काल है वो 10.3 घंटे का है ना। और यहाँ पे परिभ्रमण काल देखेंगे 29.46 वर्ष का हो जाएगा।
और इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है, 62 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अरुण देखेंगे जिसको यूरेनस कहा जाता है। इसका जो घूर्णन काल है 16.2 घंटे का है। और यहाँ पे हम लोग अगर परिभ्रमण काल की बात करें तो 84.01 वर्ष हो जाता है। और यहाँ पे इसका उपग्रहों की संख्या 27 है। उसी तरीके से हम लोग वरुण का पढ़ेंगे जिसको नेपच्यून कहते हैं। 18.5 घंटे का इसका घूर्णन काल है और 164.80 वर्ष का इसका परिभ्रमण समय हो जाता है। इसके पास उपग्रहों की संख्या मात्र 13 है ना, मात्र 13 है। यहाँ से सवाल जो है आपसे पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है नोट में करके, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है ना। यानी कि पहले ग्रहों की संख्या कितना था, 9 था। तो सबसे 9वां ग्रह हमारा प्लूटो हो जाता था, लेकिन प्लूटो को क्या कर दिया गया, ग्रहों को सूची से हटा दिया गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते थे, है ना। कभी कभी आप देखते होंगे कि आकाश से टूटता है तारा, कभी कभी देखते हैं आग की लपटों के अनुसार वो जो है जलता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि आकाश से कभी पत्थर जो है, पत्थर गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के जब वो जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है तो वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद वो पत्थर जो है वो जल जाता है। इसलिए देखिएगा कभी कभी बहुत जलता हुआ दिखाई देता है तो लोगों को लगता है कि तारा टूट रहा है ना, ऐसा लगता है। और उसके बाद कभी कभी वो पूरी तरीके से अगर नहीं जला तो एकदम नीचे आएगा पृथ्वी में और पृथ्वी पे गड्ढा भी कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है ना। टूट कर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ संघर्ष के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। तो चलिए ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं करेंगे, इतना रहन देते हैं। ध्रुव तारा से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद, और थोड़ा लंबा क्लास हम चलाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। यह 3.0 के लिए है, 3.0 का टाइम दे दिया है और तैयारी आपका बहुत ज़ोर शोर से होना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम निश्चित तौर पे ले लेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।